शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, समान हिंदी की कक्षाएं आपकी चल रही थी, लगभग 8 पार्ट इसके आ चुके थे। ठीक है, हमने भाषा क्या है, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, भाषा में हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर हिंदी का विकास किस क्रम में चला, फिर उसके बाद हमने भारत में हिंदी की स्थिति क्या है ये भी देख लिया। उसके बाद विश्व और भारत में जो बोलने वालों का प्रतिशत है उसे भी देख लिया। एक पूरा ग्राफ आपके सामने हिंदी के विकास का क्रम, हिंदी का प्रसारित क्षेत्र, इन सबको मैंने आपको 8 पार्ट के लगभग में बता दिया है। ठीक है, पार्ट छोटे छोटे हैं ताकि आपको बहुत बोरियत महसूस ना हो, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, चूंकि आंकड़े हैं इसमें, इतिहास है, तो थोड़ा हो सकता है आपको लगे उलझने वाला टॉपिक, इसलिए छोटे छोटे वीडियो डाले गए हैं। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक क्रम से बताएंगे उन सभी को देखते रहिएगा, आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो हम देखेंगे, चूंकि अब इसमें कुछ बहुत खास बचा नहीं है, अब हम थोड़ा सा हिंदी की जो भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियों का जो क्षेत्र है भारत में, अपने देश में, वो उनके विस्तार को देख लेंगे। फिर जो बोलियां हैं, जो मैंने बताया था कि अपभ्रंश से जो 7 शाखाओं से 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां निकली हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण हुआ होगा, तभी आपको हिंदी के इतिहास में आपको मिल रहा है ना। तो उसे भी जानेंगे कि किसने प्रस्तुत किया इन उपभाषा और बोलियों का वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो पहले आइए देखते हैं कि जो आपकी उपभाषा के अंतर्गत बोलियां हैं, वो भारत के कितने क्षेत्रों में किस तरीके से फैली हुई है हिंदी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया है, यहाँ से इस ग्राफ से समझिएगा भारत का। देखिए, ये पूर्वोत्तर का हिस्सा, मतलब पूर्वोत्तर भारत के हिस्से में जो हिंदी क्षेत्र का विकास है वो ज्यादातर आपको देखने को मिलता है। पश्चिम में आप जाएंगे तो अक्सर द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं मलयालम, कन्नड़, तेलुगु मिलेंगी। हालांकि अब तो हिंदी लगभग पूरे भारत में धीरे धीरे फैलती जा रही है, लेकिन मुख्यतः जो क्षेत्र है हिंदी का भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में है। ये वाला जो हिस्सा है पूरा इसमें है। देखिए, अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो आप दिशाओं को जानते होंगे। ये पूर्व दिशा होती है जो इधर की है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है। इन दोनों के बीच की जो दिशाएं होती है उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा। ठीक है, फिर यहाँ पे पूर्व और दक्षिण, तो इसे क्या कहेंगे, पूर्व और दक्षिण दिशा। फिर इसे दक्षिण और पश्चिम, देखिए दक्षिण से इधर जा रहे हैं पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा। फिर ये पश्चिम से उत्तर, तो पश्चिम उत्तर दिशा। ठीक है, ये जो मध्य की ऐसे क्रॉस करके मैंने बताई ना, तो दो दिशाओं के बीच की स्थिति है। अगर आप रीजनिंग पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, हालांकि दिशाएं तो आप इतना तो कॉमन सेंस की बात है, दिशा तो जानते ही होंगे कौन सी दिशा किधर है। अब देखिए, विकास क्षेत्र मैंने बताया, इस मैप से समझिएगा भारत का पूर्वोत्तर का हिस्सा है। ठीक है, अब इस पूर्वोत्तर भारत में हिंदी का विकास मुख्यतः माना जाता है, जिसमें आप देखेंगे पूर्व में भागलपुर बिहार, मतलब बिहार यहाँ कहीं होता है भारत के मैप में, तो पूर्व में क्या होता है, भागलपुर बिहार में तक हिंदी का विस्तार है। और पश्चिम में देखेंगे तो जैसलमेर राजस्थान तक हिंदी का विकास है। देखिए, क्षेत्र की बात कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि राजस्थान में ये इसके इधर जितने आएंगे और इसके इधर जितने आएंगे, मतलब मध्य के एरिया वहां भी हिंदी है। ठीक है, तो पूर्व में भागलपुर बिहार तक, पश्चिम में जैसलमेर राजस्थान तक, उत्तर में चलेंगे तो शिमला, शिमला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, एचपी लिखा है ना, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दक्षिण में आएंगे तो खंडवा मध्य प्रदेश तक, देखिए खंडवा मध्य प्रदेश तक है। तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। ठीक है, इतना क्षेत्र तक हिंदी का विस्तार है। उसके बाद अगर आप उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो उत्तराखंड ले लीजिए, या उत्तराखंड से नेपाल का तराई क्षेत्र ले लीजिए, वहां तक हिंदी का विकास है। अब देखिए, इतने एरिया के अंदर आपका यूपी भी आता है, उत्तर प्रदेश, यहाँ भी हिंदी है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और अगर आप पूर्व से दक्षिण को और आएंगे तो रायपुर छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये भी क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र में आता है। फिर आप दक्षिण से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो गुजरात तक के एरिया हिंदी भाषी में आते हैं। ठीक है, हालांकि बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कुछ क्षेत्र उसके हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी का यहाँ तक मुख्यतः विकास माना जाता है। और उसके बाद यहाँ चलेंगे पश्चिम से उत्तर तक, तो ये आपको अंबाला हरियाणा, आप जानते हैं हरियाणा, हरियाणा के आसपास की एरिया, अगर यूपी से सटे बॉर्डर देखा जाए, मेरठ, बागपत, ये सब एरिया क्या है, हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ की बोलियां मानक बोली मानी जाती है। आप ध्यान दीजिएगा, मेरठ की जो भाषा है सौरसेनी अपभ्रंश की कौरवी बोली है, ये पूरे हिंदी की मानक भाषा मानी जाती है। यही आपके भारत में
मानकीकरण को प्राप्त किया है, यही बोली जाती है हिंदी। ठीक है, तो अम्बाला हरियाणा का क्षेत्र जो हरियाणवी होती है, हालांकि हरियाणवी भाषा हो जाती है, बोली हो जाती है, लेकिन वहां भी तक भी हिंदी का विकास है। ठीक है, अब देखिए हरियाणा राजस्थान के इधर मध्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, नई दिल्ली कह सकते हैं, दिल्ली में भी हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, तो अगर कुल ओवरऑल देखा जाए तो 4, 4, 8, 9, 10 मतलब 10 ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुख्य रूप से हिंदी का विकास है। बाकी हिंदी का विकास धीरे धीरे भारत के सभी कोनों में होता जा रहा है, लेकिन अभी वहां उतना प्रभाव नहीं है जितना मतलब यहाँ विकसित इसकी क्षेत्र है। ठीक है, तो हिंदी भाषा क्षेत्र जिसका विकास मैंने बता दिया, इस मैप से समझिएगा ये पूर्वोत्तर भारत का एरिया है, इसी एरिया में ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते रहिएगा, पूछ देगा अगर आपके एग्जाम में, तो आप इतना जानते रहिएगा किस क्षेत्र तक हिंदी का विकास हुआ है। ठीक, अब देखिए मैंने आपको बताया ना कि सौरसेनी अपभ्रंश में जो मैंने उसकी 7 शाखाओं को विभाजित किया था, सौरसेनी अपभ्रंश सॉरी अपभ्रंश की जो 7 शाखाएं मैंने बताई थी ना, सौरसेनी से लेके मागधी अपभ्रंश तक, तो उस 7 शाखाओं से मैंने आपको बताया था कि 5 उपभाषाएं और उनसे 18 बोलियों का जन्म हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं 17 भी दे देता है, लेकिन 18 मान के चलिएगा। तो ये 5 उपभाषा और 18 बोलियों का कोई मानकीकरण हुआ होगा, कहीं प्रमाणित करके किसी साहित्य में बताया गया होगा, तो उन्हें जान लेते हैं, फिर हम कुछ महत्वपूर्ण बोलियों को देख लेंगे, फिर आपका ये पूरा भाग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि मतलब किसने ये सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किया। देखिए सर्वप्रथम एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। ठीक है, इन्होंने 1889 1889 ईस्वी में, ठीक है 1889 ईस्वी में इन्होंने अपने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इस ग्रंथ में इन्होंने भारत की जो भाषा है उसको 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ये जो ग्रंथ इन्होंने लिखा था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसकी भाषा अंग्रेजी थी और इस अंग्रेजी भाषी ग्रंथ में इन्होंने हिंदी भाषा की 5 उपभाषाओं और बोलियों को वर्गीकृत किया, जिसका वैज्ञानिक प्रमाण भी मतलब जिसको वैज्ञानिक प्रमाणित माना जाता है। ये हिंदी साहित्य का लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ था। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य का लिखा जाने वाला पहला ग्रंथ माना गया, जिसकी रचना किसने की थी? एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी थे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने की थी। सोच लीजिए हमारी भाषा पे अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी शोध कर रहा है। और इतना ही नहीं, उसने यहीं तक वो नहीं रुके, वे आगे चल के सन 1894 ईस्वी के आसपास इन्होंने भारत का भाषायिक सर्वेक्षण आरंभ कर दिया। इसका मतलब अब वो क्षेत्रों में जाके ये भाषायिक सर्वेक्षण कर रहे हैं कि कितनी प्रकार की बोलियां उपभाषाएं भारत में हैं विद्वान। ठीक है, और इसकी रिपोर्ट इन्होंने 1927 ईस्वी में अपना एक फिर ग्रंथ लिखा, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने प्रस्तुत किया कि जो भारत की जो जितनी बोलियां हैं भारत में वो 5 उपभाषाओं में विभाजित है। और आज इस पर आम सहमति है कि वाकई में भारत की जो भाषा है वो 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में वर्गीकृत है। हिंदी आपकी हिंदी क्या है? इनका एक समूह है, 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों का एक समूह है हिंदी। ठीक है, ये सर्वप्रथम प्रमाणित किसने किया था? एक अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं ने ही शोध किया था, बहुत सारे भारतीय भी कुछ थे, जैसे सुनीति कुमार चटर्जी जी थे जिन्होंने 1926 ईस्वी में लगभग ये कार्य आरंभ किया था, और एक और थे धीरेन्द्र वर्मा थे, इन्होंने 1933 ईस्वी में किया। लेकिन जो वैज्ञानिक प्रमाणता मिली वो इनके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के ग्रंथों को मिली, जिन्होंने पहले तो एक मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर लिखा जो हिंदी साहित्य का पहला ग्रंथ माना गया, जिसकी रचना इन्होंने की 1889 में, 1879 में, सॉरी 1889 ईस्वी में की। उसके बाद ये आगे चल के जब इन्होंने भाषाई सर्वेक्षण आरंभ किया 1894 ईस्वी में, तो उसकी रिपोर्ट जब उन्होंने प्रस्तुत की 1927 में, तो एक अपने ग्रंथ के माध्यम से ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भारत में जितनी बोलियां हैं वो 5 उपभाषाओं में विभाजित हैं। अर्थात इनका मानना था कि भारत की जो भाषा हिंदी है वो एक सामूहिक रूप से 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में वर्गीकृत है, जिस पर आम सहमति बनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं कि देखिए ये जितने फैक्ट लिखे गए इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा दृष्टि से, इन्हें अवश्य लिख लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किसने सर्वप्रथम शुरुआत की थी? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने की थी। इन्होंने 1889 ईस्वी में अपना एक ग्रंथ लिखा, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
जिसमें इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। फिर इन्होंने भाषाई सर्वेक्षण किया, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पूरा स्पष्ट लिख दिया है, ठीक है। फिर अब इस पे सहमति बन चुकी है, 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। कहीं कहीं देखिए 17 बोलियां भी दी रहती है, ठीक है। उसमें आप कंफ्यूज नहीं दीजिएगा, एक ही चीज देगा, या तो 17 देगा या 18 देगा। आगे देखिए कुछ भारतीयों ने भी किया था। सुनीति कुमार चटर्जी ने 1926 में किया था, धीरेन्द्र वर्मा ने 1933 में भी प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रामाणिकता इनको अधिक मिली थी, ठीक है। तो ये जो था आपका, देखिए हमने हिंदी भाषा का वर्गीकरण और विकास तक सब देख लिया है, ठीक है। अब आपका बचता है केवल और केवल बोलियां, जो महत्वपूर्ण है। बोलियां बहुत है, 17-18 बोलियां, सबको नहीं जानना है आपको, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनका परिचय जान लेंगे। उसके बाद हिंदी का ये जो इतिहास है और विकास है, ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर एक चैप्टर आपका बचेगा हिंदी का, जो भारतीय संविधान में क्या वर्णन है, क्या स्थिति है, उसको देख लेंगे, ठीक। तो आज के पार्ट में फिलहाल इतना ही रखते हैं। देखिए छोटा छोटा पार्ट रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें हैं, आपको हो सकता है बहुत उलझन महसूस होने लगे, इसलिए आप लिखते रहिएगा। और बहुत अच्छी चीजें यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट।